नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं मैकेनिकल से रिलेटेड हमारे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है और उसके आंसर क्या क्या होते हैं। आप चाहे फिटर हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे आप इंजीनियर हो, आपके लिए जैसे बहुत ही यूजफुल जो है चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ बेल्ट जॉइंट, टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स, कन्वेयर ट्रफिंग एंगल और हमारे हार्ड जॉइंट में कौन कौन से पॉइंट का मशीन आता है और हमारे जो बेल्ट में स्क्रेपर लगते हैं वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं और उसके काम क्या क्या होते हैं। और हमारे जो कन्वेयर में स्क्रू टेप लगते हैं तो उसमें हम लोग को बेल्ट रिप्लेस करते समय कौन कौन से पॉइंटों को ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे पॉइंटें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लूइड कपलिंग, स्कूप कपलिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्लूइड कपलिंग में कितना बेरिंग लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सभी पॉइंटों में हम लोग जो है बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो को और सभी पॉइंटों में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे गियर बॉक्स के बारे में। जैसा कि आप लोग के सामने गियर बॉक्स आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग के बेवल हेलिकल गियर बॉक्स है। इसमें हम लोग का हाई नॉइज़ का कुछ इशू था जिसकी वजह से हम लोग इसको डिसमेंटल किए हैं और अभी हम लोग इसका रिफर्बिशमेंट कर रहे हैं। कभी भी दोस्तों इंटरव्यू में आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि आपका गियर बॉक्स में कॉन्टैक्ट रेशियो कितना होना चाहिए, तो उसका जवाब ये होता है कि हमारा जो गियर बॉक्स जो हमारा बेवल हेलिकल गियर बॉक्स होता है उसमें जो है हम लोग का कॉन्टैक्ट रेशियो जो है 17 से 18% होना चाहिए, तब जाके हम लोग का जो गियर बॉक्स है वो स्मूथली चलता है। क्योंकि ये जो आप लोग के सामने दिख रहा है गियर बॉक्स, इसको हम लोग डिसमेंटल किए हैं। इसमें हम लोग का कॉन्टैक्ट रेशियो जो है 30 से 35% हम लोग को मिल रहा था, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। इसकी वजह से हम लोग को दोबारा इसको डिसमेंटल करना पड़ गया। इसका इनपुट का हम लोगों ने नया पिनियन लाया हुआ था, पिनियन नया शाफ्ट लाया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने अलग जो है दूसरे वेंडर से ख़रीदा हुआ था, तो हम लोगों ने असम्बल करके देखा तो इसका जब ट्रायल लिया गया तो बहुत ज़्यादा हाई नॉइस आ रहा था इसमें, तो तुरंत जो है हम लोग को इसको डिसमेंटल करना पड़ गया। अगर डिसमेंटल हम लोग नहीं करते तो इसमें क्या होता, या और भी हमारा गियर बॉक्स का जितना भी हमारा तीत है, बेरिंग है, ये सबको डैमेज कर देता। और इसकी वजह से जो है हम लोग का आसपास में और कोई भी इक्विपमेंट जो लगा रहता है उस इक्विपमेंट को भी ये आपका डैमेज करता, वहाँ पे भी ये अपना वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करता। इसके लिए हम लोगों ने इसको भी यहाँ पे डिसमेंटल किया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग मैं बताया हूँ, इसमें हम लोग को मिल रहा था 30 से 35% कॉन्टैक्ट रेशियो, और जबकि हमारा होना चाहिए जो हमारा स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए आपका 70 से 80% कॉन्टैक्ट रेशियो होना चाहिए। आपके इंटरव्यू में सवाल ये चीज़ें जो है सामने वाला पूछता है कि हमारा गियर बॉक्स में कॉन्टैक्ट रेशियो कितना होना चाहिए, तो आपको बोलना है 70 से 80% कॉन्टैक्ट रेशियो हमारा होना चाहिए। दूसरा है आपका गियर बॉक्स में हम लोग का बैकलेस हम लोग को कितना मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इसमें जो है जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो रहता है हमारा 15 से 20, मतलब 15 से आपका 0.15 से लेकर 0.2 तक हम लोग इसमें बैकलेस मेंटेन करके रखते हैं। इससे भी अगर ज़्यादा बैकलेस आपका ज़्यादा होता है
तब भी जो है आपका गर्म होने का चांसेस रहता है, नॉइस आने का चांसेस रहता है। और आपका कम होता है तब भी जो है आपका बेकलेस कम होने पर भी अपना हीट होने का चांसेस रहता है बेरिंग वाले एरिया में। तो हमारा इसका बेकलेस होना चाहिए 0.15 से 0.2 mm तक जो है बेकलेस को हमको मेंटेन करके रखना चाहिए बेवल हेलिकल गियर बॉक्स में। क्योंकि आप हेलिकल गियर बॉक्स में जो है बेकलेस जो है कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। आप बेकलेस जो है जो एडजस्ट आपको अगर करना है बेकलेस का, तो सिर्फ जो है आप बेवल हेलिकल गियर बॉक्स जो कंबाइंड होता है उसी में जो है आप बेकलेस को एडजस्ट कर पाते हैं। इनपुट का जो हाउजिंग होता है उसमें सिम को डालकर या फिर निकाल कर, इससे रिलेटेड जो है पूरा वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है। मैं इसी वीडियो में तो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, दिखा नहीं पाऊँगा। अगर आपको देखना है तो सर्च करके मेरे चैनल में जाके आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन में भी आता है दोस्तों इंटरव्यू में हमारा कि हम लोग क्या बेकलेस को एडजस्ट कैसे करेंगे, बेकलेस हमारा बढ़ गया है उसको हम कम कैसे करेंगे। तो इसमें आंसर ये होता है कि बेकलेस हमारा बढ़ गया है तो हम सिम को निकाल देंगे उसमें का रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना बेकलेस हमको कम करना है, और उसके बाद में हमारा जो हाउजिंग है वो अंदर की तरफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग का कॉन्टैक्ट रेशियो यहाँ पे जो है बढ़ जाएगा, बेकलेस कम हो जाएगा। वहीं पे आपको बेकलेस बढ़ाना है, बेकलेस ज़्यादा कम है, आपका हीट हो रहा है हाउजिंग वाले एरिया में, तो उस कंडीशन में जो है आप सिम डाल दीजिए। आप सिम डाल देते हैं तो आपका जो हाउजिंग है इनपुट सॉफ्टवेयर का वो पीछे शिफ्ट होगा, कॉन्टैक्ट रेशियो कम हो जाएगा और बेकलेस जो है बढ़ जाएगा। और ये जो ही मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा बेवल हेलिकल गियर बॉक्स के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसा कि स्टील प्लांटों में छोटा छोटा कन्वेयर होता है और इंचेस में जो है वर्म गियर भी उसमें लगता है, वर्म टाइप का गियर बॉक्स भी वहाँ पे लगता है। तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, वो अलग हो जाता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है आपका हैवी ड्यूटी कन्वेयर के लिए जो लगता है बेवल हेलिकल कंबाइंड गियर बॉक्स और आपका हेलिकल गियर बॉक्स। इसमें आपका सवाल ये भी आता है क्वेश्चन में कि हमारा होल्ड बैक का क्या काम होता है, होल्ड बैक को हम लोग गियर बॉक्स में क्यों लगाते हैं। तो उसका आंसर होता है दोस्तों, होल्ड बैक का हमारा काम ये होता है कि वो जो है हमारा सिस्टम को, हमारा कन्वेयर को अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए रोकता है। और कभी भी हमारा जो गियर बॉक्स होता है उसमें हम लोग को ऑयल लेवल को जो उसमें व्यू ग्लास रहता है उसमें 50% मेंटेन करके रखना चाहिए। हमारा कन्वेयर बेल्ट में 3 टाइप का स्क्रैपर लगता है दोस्तों। मोस्टली जो लगता है मेन वो 3 टाइप का होता है। वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा देते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो मोस्टली लगता है वो 3 टाइप का लगता है। प्राइमरी पॉलीमर पेड टाइप का, सेकेंडरी मेटेलिक टाइप का। ये जो आप अभी देख रहे हैं प्राइमरी है, और इसके बाद अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ वो है सेकेंडरी, आपको मेटेलिक होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, मेटल का ब्लेड होता है और वही जो है स्क्रैपिंग करता है। स्क्रैपर का मुख्य काम होता है आपका बेल्ट में जो चिपक कर कोयला आ रहा है, चाहे वो फाइंस के रूप में हो चाहे आपका स्लरी के रूप में हो, उसको गिराने का काम करता है हमारे चूट में। ये देखिए हमारा जो सेकेंडरी होता है इस टाइप का होता है, मेटेलिक होता है, मेटल का इसमें ब्लेड लगा रहता है। चलिए अभी हम लोग अब बात कर लेते हैं हमारा जो कपलिंग होता है उसके बारे में। क्योंकि हमारा जो फिटर हो, फोरमैन हो या फिर हमारे इंजीनियर हो, उसके लिए हमारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारा कपलिंग कितने टाइप का होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं क्लियर कर दूं, कपलिंग सिर्फ 2 टाइप का होता है, एक आपका रिजिड और दूसरा आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग तो हमारे यहाँ CHP में इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम होता है, मतलब नहीं के बराबर है। और आपको जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है उसके अंदर में आपका गियर कपलिंग, आपका रेजिलेंट कपलिंग, आपका टायर कपलिंग और आपका स्कूप कपलिंग, ये सभी जितने भी कपलिंग आते हैं वो टोटल आपका
फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर में ही आते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा CHP में जो है रिजिड कपलिंग बहुत कम यूज होता है। रिजिड कपलिंग क्या होता है, आपका कोई लंबा शाफ्ट है, उस शाफ्ट को जोड़ने के काम में आता है, जिसका अलाइनमेंट आपके एकदम से बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ 0-0 रहता है। क्योंकि मार्केट में हमारे पास 6-7 मीटर से ज़्यादा लंबा शाफ्ट अवेलेबल नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में जो है रिजिड कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा CHP में बहुत कम ही यूज होता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कपलिंग कौन कौन सा होता है। तो आपको फ्लूइड कपलिंग, स्कूप कपलिंग, पिन बुश कपलिंग, ये सब चीज़ें नहीं गिनाना है। वहाँ आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ये है कि आपका फ्लेक्सिबल टाइप कपलिंग और आपका दूसरा है रिजिड टाइप कपलिंग। ये दोनों के अंदर में चाहे जितने भी और कपलिंग आते हैं वो सब इस दोनों के अंदर में ही आते हैं। कुछ भाई लोग हमारे क्या करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं और हमारा टाइप्स ऑफ कपलिंग उन लोगों से पूछा जाता है, तो लोग जो है जितने भी हमारे कपलिंग होते हैं सबको गिनाने लग जाते हैं, पिन बुश कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, स्कूप कपलिंग, गियर कपलिंग करके, जबकि आंसर जो है गलत होता है। आंसर सिर्फ वही है फ्लेक्सिबल कपलिंग पहला, और दूसरा हमारा रिजिड कपलिंग, और जितने भी कपलिंग और हैं वो सब इनके अंदर आते हैं। अभी हमारा जो फिटर भाई लोग होते हैं उनसे यह क्वेश्चन भी किया जाता है कि कन्वेयर बेल्ट में कौन कौन से पुल्ली लगते हैं बोल के, तो वो तो हमारे भाई लोग को आना ही चाहिए। हमारा हेड में जो है हेड पुल्ली, स्नब पुल्ली, हेड डिफ्लेक्टर, अगर कन्वेयर बड़ा है तो फिर आपका हेड बेंड, टेल बेंड, टेकअप पुल्ली, टेल में आपका टेल डिफ्लेक्टर और टेल पुल्ली, इतना ही मोस्टली जो पुल्लियाँ होती हैं वो होती हैं। कहीं कहीं पे जो हमारा डिफ्लेक्टर पुल्ली होता है उसको प्रेशर पुल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे LHS केबल के बारे में भी पूछा जाता है कि LHS केबल क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि LHS केबल आपका सही प्लांटों में आपको मिलेगा, क्योंकि जो LHS लीनियर हीट सेंसर केबल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। हर प्लांट जो है इसको मेंटेन नहीं कर पाता। इसके लिए पूरा DB लाइन को, हमारा जो डिल्यूज लाइन होता है उसको 24 आवर ऑटो ऑपरेटेड चार्ज करके रखना पड़ता है। तो छोटे छोटे प्लांटों में तो इसको मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन जितने भी आप बड़े प्लांट में जाएंगे जहाँ सेफ्टी बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे LHS केबल को मेंटेन करके रखते हैं। उसके साथ साथ में आपका बेल्ट सेफ्टी के लिए IRD भी लगाते हैं, इंफ्रारेड डिटेक्टर करके एक होता है हमारा, ये सब चीज़ें लगता है। आपसे इंटरव्यू में दोस्तों यही पूछा जाता है कि आप सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जानते हैं। तो उस पर्पस में जो है आपका कन्वेयर में सेफ्टी डिवाइस क्या क्या लगा हुआ है, ये सब चीज़ें भी आपसे वो पूछ सकता है। तो आप जो है जितने भी हमारे सेफ्टी डिवाइस लगे हुए रहते हैं, हमारा जो पुल कार्ड होता है, BSS होता है, CJD होता है, हमारा ZSS होता है, स्टॉप बटन होता है, आप कोशिश करें कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये सभी चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके बाद ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमारा फ्लूइड कपलिंग और स्कूप कपलिंग में क्या अंतर है करके सामने वाला पूछता है। तो उसमें जो है आप बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड कपलिंग होता है उसमें एक ही बार में जो है हम लोग अपना जो उसका टॉर्क होता है, उसका जो टॉर्क है एक निश्चित टॉर्क होता है, उसमें हम लोग कम या ज़्यादा टॉर्क को नहीं कर सकते, और ना ही उसका हम लोग स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि वही आपका स्कूप कपलिंग है तो उसमें उसका आप जो टॉर्क है, टॉर्क को भी जो है आप टॉर्क को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप उसके स्पीड को ही अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए जो है आपका स्कूप कपलिंग को वेरिएबल कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्कूप कपलिंग में आप लोग देखे होंगे अलग से OCP दिया रहता है, ऑयल सर्कुलेशन पंप दिया हुआ रहता है जो आपको ऑयल को ठंडा करते रहता है। आपका एक सोर्स इसमें लगा रहता है, पाइप के माध्यम से सक्शन और डिस्चार्ज
जबकि फ्लूइड में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें एक ही बार में हमको जितना ऑयल डालना रहता है हम लोग डाल करके डमी प्लग को टाइट कर देते हैं। वो एक ही बार में जितना आपको स्पीड देना है उतना स्पीड देगा, उसमें स्पीड को आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे जो फिटर भाई होते हैं उन लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि फ्लूइड कपलिंग में बेरिंग कितना लगता है, तो उसमें हमारा साधारण सा जवाब है, हमारा फ्लूइड कपलिंग में 2 बेरिंग लगता है और 2 हमारा ऑयल सील लगता है। दोनों बेरिंग हमारा डीप ग्रुप बॉल बेरिंग होता है, जबकि वही हमारा अगर स्कूप कपलिंग है तो उसका मेक के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं अभी तक जितने भी स्कूप कपलिंग को ओवरहॉलिंग कराया हूँ, हमारा पेस्टी टाइप का स्कूप कपलिंग था प्रीमियम का, उसमें हमारा 4 बेरिंग लगता था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी स्कूप में 4 ही बेरिंग लगे। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आपका वो डिपेंड करता है मेक के ऊपर और उसके टाइप से के ऊपर, क्योंकि इस टाइप का है, साइड ट्यूब का है कि टॉप ट्यूब का है, कि उसमें का इन आउट का जो ट्यूब होता है वो किस टाइप का है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है हमारा वेरिएबल टाइप कपलिंग का, स्कूप कपलिंग का। आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं दोस्तों, तो हमारे जो फिटर भाई होते हैं, हमारे जो फोरमैन भाई होते हैं, उन लोगों से बेल्ट लेइंग के बारे में भी पूछा जाता है कि आप बेल्ट लेइंग कभी कराए हैं कि नहीं कराए हैं। आपको अगर कराने के लिए दिया जाए तो आप कैसे कराएंगे, प्रोसेस बता बोल के। तो बेल्ट लेइंग करने के लिए जैसा कि आप लोग अभी इस वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा कभी भी क्या होता है 99% केस में क्या होता है, हम रिटर्न से जो है न्यू बेल्ट को हम लोग लेइन करते हैं और कैरिंग से जो है पुराना बेल्ट को खींचते हैं। अब पुराना के साथ ही हमारा रिटर्न में न्यू बेल्ट जुड़ा रहता है, पुराना को आप खींचते जाएंगे और न्यू जो है अपने आप लेइन होते जाता है। तो ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अगर क्वेश्चन कर दिया तो अच्छे से आप बता नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होता है कि सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि वहाँ पे आप जब भी आप बेल्ट रिप्लेस करते हैं या फिर आप बेल्ट का ज्वाइन कराते हैं तो उसमें जो है आप कितना क्लेम लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे क्लेम लगाते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ें भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पे क्लेम लगाते हैं और क्लेम को किस लिए लगाते हैं। उसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और लगाते हैं तो उससे हमको क्या होता है। ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए, तब जाकर जो है आप अच्छे से इन सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। इसमें आपसे वो हार्ड जॉइन का प्रोसेस पूछ सकते हैं। हार्ड जॉइन में हमारा आपका कितने डिग्री का आपने मशीन यूज किया, कि कितने डिग्री का आप लोग मशीन यूज करते हैं, और उसमें जो है आप क्यूरिंग टाइम कितना टाइम तक लेते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपसे पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें वो ज्वाइंटर से ही वो सवाल करे। आप फिटर हैं फिर भी जो है आपसे वो ज्वाइंट के बारे में प्रोसेस पूछ सकता है, क्योंकि टोटल हर चीज़ को अरेंज करके आप ही उनको देते हैं ज्वाइंटर को, तब जाकर जो ज्वाइंटर है वो ज्वाइन करता है। इसमें 80% काम फिटर का ही होता है। फिटर के पूरा अपने टीम को लेकर के पूरा अरेंज करके देता है जब ज्वाइंटर को बेड बना करके, तब जाकर जो ज्वाइंटर होता है वो ज्वाइन करता है। तो आपको टोटल प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमारे कोल्ड ज्वाइन के क्या प्रोसेस हैं और हमारे हार्ड ज्वाइन के क्या प्रोसेस हैं। हमारे ज्वाइन में हार्ड ज्वाइन में कितना समय लगता है और हमारा कोल्ड ज्वाइन में कितना समय लगता है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि हमारा सामने वाला जो है पूछता है कि जिस प्लान में आप काम कर रहे थे वहाँ पे आपके कन्वेयर का जो ट्रफिंग एंगल था वो क्या था। तो ये भी दोस्तों डिपेंड करता है आपका प्लान के ऊपर, प्लान के डिज़ाइन के ऊपर। क्योंकि अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का जो ट्रफिंग एंगल है वो आपका 35 डिग्री है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्लान में आपका 35 डिग्री रहेगा ट्रफिंग एंगल। हमने किसी प्लांटों में 65 डिग्री भी देखा है, 45 डिग्री भी देखा हुआ है। तो डिपेंड करता है, जो ट्रफिंग एंगल है वो डिपेंड करता है आपका
प्लान के डिज़ाइन के ऊपर, तो इसमें आपको आंसर वही देना है कि वो डिपेंड करता है आपका प्लान के डिज़ाइन के ऊपर। लेकिन मैं जिस प्लान से आया हूँ वहाँ पे आप कोई भी 35 डिग्री ऐसा कुछ बता सकते हैं, क्योंकि 35 डिग्री ट्रफिंग एंगल ही मैक्सिमम प्लांटों में हम लोगों ने देखा है। इसमें हमारा कन्वेयर का इंक्लाइनेशन के बारे में भी पूछा जाता है कि उसका इंक्लाइनेशन कितना डिग्री में था। तो आप लोग को मैं एक इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट है इसको बता दे रहा हूँ। हमारे इंडिया में जो है, जो मोस्टली कन्वेयर हैं, जो मैक्सिमम कन्वेयर हैं, वो हमारे जो है 14 से 16 डिग्री के अंदर में है। उससे ऊपर आपको जाना रहता है दोस्तों। तो उसमें क्या है, हमको पाइप कन्वेयर लेना पड़ता है। इस विषय में जो हमें आगे एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके एक बढ़िया सा वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि टोटल चीज़ें जो है इस वीडियो हम लोग नहीं डाल सकते, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप भी जो है देखते देखते बोर हो जाएंगे। फिलहाल जो है आप इतना याद रखें कि हमारे इंडिया में जो है 14 से 16 डिग्री कन्वेयर जो है मैक्सिमम कन्वेयर है। उससे आगे आपको जाना है तो पाइप कन्वेयर लेना पड़ेगा। ये जो वीडियो में आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा स्क्रू टेकअप वाला कन्वेयर है। वो कन्वेयर आपका बूम कन्वेयर हो सकता है, आईएमसी हो सकता है, एनीबॉडी कोई भी कन्वेयर हो सकता है। इस व्यू को आप लोग को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप स्क्रू टेकअप वाला बेल्ट में बेल्ट रिप्लेस कर रहे हैं, कन्वेयर में बेल्ट रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको ये जो टेकअप है इसको एकदम से पूरा जीरो करके ही बेल्ट को रिप्लेस करना चाहिए। ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप जीरो करके बेल्ट को रिप्लेस नहीं करते हैं तो बाद में क्या होता है, आपका नया बेल्ट रहता है, बाद में जो वो है इलांगेस्ट होता है, बेल्ट आपको बढ़ता है, तो बाद में फिर आपके पास चाल नहीं रहता है उसको टेंशन देने के लिए। इसलिए जो है आपको कभी भी कोई भी आपका कन्वेयर है जिसमें स्क्रू टेकअप लगा हुआ है, तो उसका जो टेकअप है उसको आप जीरो कर लें, उसके बाद में ही जो है आप बेल्ट को ले इन करें। ये बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में भी, इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन आता है कि आप जो है स्क्रू टेकअप में बेल्ट आपको रिप्लेस करना है तो आप क्या करेंगे, उसके प्रोसेस क्या है बोल के। तो जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से बता दीजिए, सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि काम क्या हुआ, बंदा है बोल के। इसमें हमारा एक सवाल ये भी आता है दोस्तों कि हमारा पूछा जाता है कि पुल्ली में हमारा कौन सा टाइप का बेरिंग लगता है बोल के। तो हमारा पुल्ली में जो है सेल्फ एलाइनिंग डबल रो स्फेरिकल रोलर बेरिंग लगता है। इसका जवाब आपको यही देना है। और आपसे जो है मेटल डिटेक्टर के बारे में भी पूछा जाता है कि मेटल डिटेक्टर हमारा कौन से कन्वेयर में लगता है, उसको हम लोग क्यों लगाते हैं। तो उसको आपको बंकर कन्वेयर में लगता है करके बोलना है। हमारा जो मेटल डिटेक्टर होता है वो बंकर कन्वेयर में हमारा लगता है, और उसका काम होता है हमारा कोयले के साथ कोई भी फेरस मेटल आता है उसको सेंस करके हमारा बेल्ट को बंद कराने का काम करता है। इसी में आपके एक सवाल ये भी आता है दोस्तों कि हिप कटर का आप नाम सुने हैं, ऐसे करके सामने वाला पूछते हैं। तो उसमें आपको यही बोलना है, सामने वाला आपसे सवाल करेगा कि हिप कटर क्या होता है, क्यों लगाते हैं, तो उसका शॉर्टकट में यही जवाब रहता है। हिप कटर को हम लोग जो है एक्सिस कोयला जो हमारा कन्वेयर में आ जाता है उसको उसका लेवल को मेंटेन करने के लिए लगाते हैं, ताकि हमारा हिप कटर के आगे में जो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है उसको डैमेज ना करे बोल के। इसमें एक सवाल ये भी आता है आपका कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड कि आप लोग CHP में किस टाइप का बेल्ट का यूज करते हैं, कौन सा ग्रेड का बेल्ट का यूज करते हैं करके। तो इसमें जो है हम लोग जो है CHP में ये 4 ग्रेड का बेल्ट का यूज करते हैं। हीट रेजिस्टेंट टाइप बेल्ट का, नायलॉन प्लस नायलॉन। लेकिन वही अगर आपके पास पाइप कन्वेयर है या फिर आपका स्टील प्लांट है, कोक और ये सब चीज़ें आप लोग अगर वहाँ पे फीडिंग ले रहे हैं तो वहाँ पे इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो सकता है। नायलॉन प्लस नायलॉन के जगह में वो स्टील कॉर्ड भी हो सकता है और आपका FR ग्रेड भी हो सकता है।
फायर रेजिस्टेंस ग्रेड भी हो सकता है। चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं हमारा जो टेल साइड में कफिन बोर्ड लगता है, तो कफिन बोर्ड के नीचे हम लोग जो है इम्पैक्ट आइलर को ही क्यों लगाते हैं। अगर उसके जगह में हम लोग नॉर्मल जो हमारा आपके सामने जो लोहे का आइलर दिख रहा है इसको डाल देंगे तो क्या होगा, और हम लोग को जो हमारा इम्पैक्ट आइलर होता है जिसमें हमारा रबड़ का बूस लगा रहता है उसको डाले हैं, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है इस बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपका ये भी सवाल आता है कि हमारा जो फीडिंग पॉइंट है, जो हमारा इम्पैक्ट जोन है, देखिए ऊपर से हम लोग का वही से कोयला हमारा नीचे आता है, तो यही जो है आपका जो है ये इम्पैक्ट जोन है। तो सवाल ये आता है इसमें कि आपके इम्पैक्ट जोन में इम्पैक्ट आइलर या फिर इम्पैक्ट पैड, क्रेशर से पहले वाला आप स्टीम में देखे होंगे यहाँ पे आपका इम्पैक्ट पैड भी लगता है, लेकिन क्रेशर से आगे वाला स्टीम में जो है इम्पैक्ट आइलर से ही काम चल जाता है। तो इसमें सवाल यही उठता है, सवाल जो है इसमें यही उठता है कि आप यहाँ पे इम्पैक्ट आइलर के बजाय नॉर्मल आइलर लगा देंगे तो इससे क्या होगा, क्या हम लगा सकते हैं। तो इसमें आपका जो जवाब रहेगा वो जवाब ये रहेगा कि बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है इम्पैक्ट जोन है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल आइलर लगाएंगे तो हमारा जो है बेल्ट में कट लगने का चांस बना रहेगा। वही कट को हम लोग बचाने के लिए यहाँ पे इम्पैक्ट आइलर लगाते हैं। इंटरव्यू में दोस्तों सीजेडी के बारे में भी पूछा जाता है कि चूट जाम डिटेक्टर क्या होता है, ये काम कैसे करता है बोल के। तो कम से कम आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि हमारा जो सीजेडी होता है वो हमारा जो चूट जाम हो जाता है तो उसको जो है डिटेक्ट करके हमारा सिस्टम को ट्रिप कराने का काम करता है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि हमारे कन्वेयर में जो मोस्टली स्क्रैपर लगते हैं और 3 ही लगते हैं। हेड में हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी, और टेल में हमारा जो है ये आपके सामने जो दिख रहा है वी स्क्रैपर ये लगता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी का तो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ दोस्तों। ये हमारा जो वी स्क्रैपर है इसका काम क्या होता है, ये कोयला का स्क्रैपिंग करने का काम तो करता ही है, लेकिन मेन काम इसका जो होता है वो ये है कि इसमें आपका गलती से कोई आइलर आपको गिर गया, कोई मेटल आ गया रिटर्न बेल्ट में, उसको जो है पुल्ली में नहीं जाने देता, यहीं पे गिरा देता है स्क्रैपिंग करके, और आपको जो बेल्ट है उसको डैमेज होने से बचाता है। मेन इसका काम वही है, वही स्क्रैपर का, कि हमारा जो है पुल्ली का लेगिंग और हमारा बेल्ट को डैमेज होने से बचाता है। कफिन बॉक्स से रिलेटेड यह भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कफिन बॉक्स से बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रहा है, उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बोल के। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा कफिन बॉक्स के अंदर में आप हमारा कफिन बोर्ड में जो है उसके टॉप प्लेट में एंगल के साथ आपका रबड़ लगा के आप जिग जैग पोजीशन में उसको 3 से 4 पीस में लगा करके आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से डस्ट को जो है रिड्यूस कर पाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सभी कफिन बोर्ड में ये चीज़ लगाया हुआ है, इससे हमारे यहाँ जो है डस्ट निकलना बहुत ही कम हो गया है। आप भी अपने प्लान में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आप लोग को अब जेडेसेस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि जेडेसेस हमारा कौन सा पुल्ली में लगता है और उसको हम लोग किस लिए लगाते हैं, वो काम कैसे करता है। तो ये तो दोस्तों को ज़रूरी नहीं है कि हमारे टेल पुल्ली में लगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आपका टेल पुल्ली में लगा हुआ है, लेकिन किसी किसी प्लांटों में हम लोगों ने देखा हुआ है बेंड पुल्ली में भी हमारा जो जेडेसेस होता है उसको लगा देते हैं। जेडेसेस का हमारा काम होता है दोस्तों, पुल्ली में हम लोग का जो स्ट्राइकर लगा हुआ रहता है 4 पट्टी टाइप का, उसी का जो पल्स है उसको ये सेंस करता है। तो इसका जो है एक स्पीड जो है इसमें फिक्स रहता है,
इसका मोशन का। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका जो चूट है वो पूरा जाम है, कोयला से भरा हुआ है, और उस कंडीशन में आप जो है बेल्ट को चलाने के लिए कोशिश करेंगे तो बेल्ट तो आपका चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। होगा क्या, स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो खींचने की कोशिश करेगा मोटर, लेकिन उसको समय लगेगा, उसको ताकत लगेगा, स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है जेडसेस को जो स्पीड मिलना चाहिए उसको पल्स को काउंट करने के लिए वो स्पीड नहीं मिलेगा, और तुरंत जो है वो आपका जो कन्वेयर है उसको बंद करा देगा। ऐसा इंटरलॉकिंग में लिया हुआ रहता है। ये जो हमारा जो जेडसेस होता है, ये जो है ये भी एक हमारा कन्वेयर बेल्ट के लिए सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए बेल्ट का लगाया जाता है। इसी मान के चलिए आपका टेल पुल्ली शिफ्ट हो गया, तो कभी भी आप देखे होंगे कोई ही पुल्ली शिफ्ट होता है तो जिस तरफ शिफ्ट होता है उस तरफ वो क्या है, आपका आगे पीछे डिस्प्लेस होते रहता है, नाचते रहता है। तो उस कंडीशन में भी जो है आपका उस चीज़ को भी ये उसका पल्स को, उसका मोशन को सेंस करके वो बता देगा, क्योंकि आपका इसमें भी एक फिक्स डिस्टेंस रहता है। जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ेगा पुल्ली डिस्प्लेस होगा, आपका डिस्प्लेस कंडीशन में, पुल्ली शिफ्ट कंडीशन में, तुरंत उस कंडीशन में भी आपके बेल्ट को बंद कराने वाला है। तो कहीं न कहीं ये भी, जैसा कि मैं अभी बताया हूँ, ये बेल्ट का सेफ्टी के लिए लगाया हुआ रहता है। इसमें आपका क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे CHP में पुल्ली में कौन कौन से टाइप का लेगिंग होता है करके। तो इसमें जो है आपका श्रमिक टाइप का लेगिंग होता है हेड पुल्ली में, डायमंड टाइप का लेगिंग होता है हेड पुल्ली में, और बाकी जो है आपका जो आपका स्नप पुल्ली है, टेल बेंड है, हेड बेंड है, टेल पुल्ली है, टेकअप पुल्ली है। बाकी पुल्ली में जो है आपका प्लेन टाइप का लेगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे लेगिंग के बारे में भी सवाल करते हैं, आप लोग को इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि हम लोग कौन से लेगिंग को कौन सा पुल्ली में अप्लाई करते हैं। हमारे गियर बॉक्स में कौन सा टाइप का ऑयल लगता है, ये सवाल भी इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों। तो उसमें आपको पता होना चाहिए हमारे जो CHP के गियर बॉक्स में जो ऑयल लगते हैं वो जो है मोस्टली जो लगते हैं वो आपका 220, 320 और 460 का ऑयल लगता है। ये VG होता है दोस्तों। VG का फुल फॉर्म आपका विस्कोसिटी ग्रेड होता है। इसमें आप लोग को क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि गियर बॉक्स में आपका कौन सा टाइप का बेरिंग लगता है करके। तो उसमें वो डिपेंड करता है गियर बॉक्स का मेक के ऊपर, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने अभी तक ये देखा है अलग अलग मेक में अलग अलग टाइप के बेरिंग यूज करते हैं। बहुत सारे मेक में हम लोगों ने ये भी देखा कि इनपुट और आपका जितने भी स्टेज हैं, फाइनल स्टेज छोड़ के सभी में हम लोगों ने टेपर रोलर बेरिंग देखा, और आपका आउटपुट में स्फेरिकल रोलर बेरिंग देखा। ये सब, लेकिन हमने जो भी 4-5 मेक का गियर बॉक्स तक अभी तक हम लोगों ने रिफर्बिशमेंट कराया है, ओवर ऑयलिंग कराया है, उसमें जो कॉमन चीज़ हम लोगों ने देखा, सभी का आपका जो आउटपुट शाफ्ट होता है उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल रोलर बेरिंग लगा हुआ देखा, और बाकी जो है जो पीछे का हमारा बेरिंग था वो अलग अलग मेक के हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें देखी। उसमें एक लास्ट पॉइंट है भी दोस्तों इसमें हमारा कि गियर बॉक्स में हमारा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है कि क्या हमारा जो बेवल हेलिकल गियर बॉक्स होता है उसमें जो है एक्सियल फ्लोटिंग और जो हमारा रेडियल फ्लोटिंग होता है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर है हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग हमारा जो इसका हाउजिंग होता है उसमें सीम डाल के या फिर निकाल करके इसका फ्लोटिंग को, जो हमारा रेडियल और एक्सियल फ्लोटिंग होता है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमारा फ्लोटिंग बढ़ गया है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं हमारा बेवल हेलिकल गियर बॉक्स में, दोनों में, हमारा बेवल हेलिकल में भी और हमारा हेलिकल में भी।
बस हमारा अंतर ये होता है, बेवल हेलिकल जो हमारा कंबाइंड गियर बॉक्स होता है उसमें हम लोग फ्लोटिंग के साथ साथ बैकलेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि वहीं पे हमारा खाली हेलिकल गियर बॉक्स है अगर, तो उसमें जो है हम लोग फ्लोटिंग, रेडियल और एक्सियल फ्लोटिंग को तो हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं, लेकिन इसमें जो है हम लोग बैकलेस को कम नहीं कर पाते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो और एक नया जानकारी के साथ। अगर आप लोग को CHP से रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।